गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे विद्यार्थी इस एजीटीए के शताब्दी बैच में हमारे साथ लाइव आ रहे हैं। हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक की चर्चा कर चुके हैं। आज हमने बताया था आपको कि योजनाएं पढ़ाएंगे, जैसे प्रदेश सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ हम केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं, जो कृषक और व्यापारियों के लिए लाभान्वित हो रही हैं, उन योजनाओं को पढ़ेंगे। और उन योजनाओं तक पहुंचने से पहले हम कुछ ऐसी योजनाओं को पढ़ेंगे जो भारत सरकार के द्वारा, जो देश आज़ादी के पहले जब हम ब्रिटिश इंडिया के रूप में जाने जाते थे और देश आज़ाद के बाद हम स्वतंत्र भारत के रूप में जाने जाते हैं, तो आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के पश्चात की कुछ स्कीम्स पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो समकालीन भारत है हमारा, जैसे मोदी सरकार, तो मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको भी एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो मिसलेनियस पॉइंट्स जिनको बोल सकते हैं, बीच बीच में हमारे द्वारा जो क्लासेस ली गई उनमें कुछ मिस पॉइंट हो गए, उनको मैं पहले समाहित करूंगा, उसके बाद मैं स्कीम पर आपको ले चलूंगा। तो आज की बात हम करते हैं कृषि प्रसार। देखिए, सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये 5 नंबर का सब्जेक्ट है आपके पेपर में। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। और यहाँ से 5 में 5 अगर आपको लाना है तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी आपको कि अगर आप यहाँ पर 5 में 5 नंबर ले आएंगे तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास आप भटक पाएंगे। अगर ये माइनर सब्जेक्ट को ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए सिलेक्शन में कहीं ना कहीं ये बाधा बन के सामने आएंगे, क्योंकि क्या गारंटी है कि 65 नंबर में बाकी 60 नंबर आपके अंडर में हैं। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर है, कोई भरोसा नहीं। आजकल एग्जामिनर तो कल्टी मार रहे हैं बार बार कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ से पेपर बना देते हैं। अभी देखना, पीएससी का जो पेपर हुआ 18 अगस्त को, करंट अफेयर्स ऐसा पूछा कि बच्चे को हवा नहीं लग रही थी। बिहार में अभी पेपर आया बीएचओ का, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, उसमें एग्रीकल्चर का वोलेबल रखा, जीके जीएस का वोलेबल रखा, कुछ पता ही नहीं चला। तो इसलिए जो सिलेबस में जो पॉइंट्स हमारे सिलेबस में नोट किए गए हैं, उन सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर हैं। महज हम 3 क्लास और एक्सटेंशन में ऐड करेंगे। 9 पार्ट आज होने वाले हैं, 3 और ऐड करेंगे। 12 पार्ट्स में आपकी पूरी एक्सटेंशन समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका पैथोलॉजी, और मॉर्निंग टाइम में आपको हम एग्रोनॉमी की क्लास देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या कुछ पॉइंट छूटे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रामीण लोगों के लिए स्कूल से बाहर की शिक्षा प्रणाली, स्कूल से बाहर की शिक्षा प्रणाली, बाहर की शिक्षा प्रणाली कहलाती है। जैसे जो रूरल पीपल हैं उनको स्कूल के अतिरिक्त जो भी शिक्षा प्रणाली दी जाती है वो क्या कहलाती है? तो ग्रामीण लोगों के लिए स्कूल से बाहर की शिक्षा प्रणाली कहलाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, तो हमें इन सब क्वेश्चन के जवाब आने चाहिए। हालांकि ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, परंतु आपको हम जब सीधे सीधे ये पॉइंट्स नोट करा दूंगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो गलती करने के चांस है वो कम हो जाएंगे। तो जो ग्रामीण होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, उनके लिए स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त, जैसे वो कभी स्कूल नहीं गए नियमित रूप से, ना ही कभी कॉलेज गए और ना ही कभी वो यूनिवर्सिटी गए, वो आसपास के परिवार से, कहीं ना कहीं एक्सटेंशन ऑफिसर से जो भी एजुकेशन ग्रहण की है, तो उस एजुकेशन को हम क्या बोलेंगे? प्रसार शिक्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रसार शिक्षा, जिसको हम एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन। अब जब हम पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तो वहां पर हमने आपको बताया था फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो वहां पर हमने एक्सटेंशन एजुकेशन को क्या बताया था? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्या बताया था? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा। तो आप ये भी पॉइंट नोट कर लेना कि एक्सटेंशन एजुकेशन कैसा एजुकेशन है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। कैसा है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यहां से पॉइंट बनेगा, तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इस पर जितने भी स्टार बनाना चाहो आप बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा आता है कि प्रसार शिक्षा एक कैसी शिक्षा है
तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कहीं कहीं आपको इनफॉर्मल लिखा मिलेगा कुछ बुक्स में, तो आप इनफॉर्मल मत सही कर देना, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। तो हमने क्या कहा कि ग्रामीण लोगों के लिए जो स्कूल से बाहर की शिक्षा है वो क्या कहलाएगी, प्रसार शिक्षा कहलाएगी, एक्सटेंशन एजुकेशन। और एक्सटेंशन एजुकेशन एक कैसी एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। यहां तक हमने बात कर ली। अब हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि प्रसार दो तरफा प्रक्रिया है। एक्सटेंशन इज अ टू वे प्रोसेस। जो प्रसार होता है वो दो तरफा प्रक्रिया होती है किसान और शोधकर्ता के मध्य। तो लिखेंगे प्रसार दो तरफा प्रक्रिया है। प्रसार एक दो तरफा प्रक्रिया है। दो तरफा प्रक्रिया है कहने का मतलब एक्सटेंशन एज टू वे प्रोसेस। दो तरफा प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो यहां पर दो तरफा का क्या कहने का मतलब है, फार्मर और रिसर्चर कहने का मतलब किसान। तो किसान कुछ सीख रहा है किससे, शोधकर्ता से। किससे, शोधकर्ता से। मान लो किसान कुछ सीख रहा है तो शोधकर्ता कुछ किसान से भी सीख रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है टू वे प्रोसेस होता है। कौन सा, एक्सटेंशन होता है। कैसा, टू वे प्रोसेस होता है। और प्रसार शिक्षा में मुख्यतः शिक्षण जो होता है कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब क्षैतिज होता है। किसान से शोधकर्ता, शोधकर्ता से किसान के मध्य शिक्षा जाएगी। प्रसार शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में जो जैसे स्कूली शिक्षा होती है, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दी जाती है, वो वर्टिकल एजुकेशन होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत शिक्षा होती है। यहां पर हमने सीखा कि पहला पॉइंट हमने ये मेंशन किया, ये कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे, उन पॉइंट्स को लिखने के बाद हम स्कीम्स पर आएंगे और एक एक करके बेहतरीन अंदाज में अपने सारे स्कीम्स को पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि एक भी बिंदु छूटना नहीं चाहिए। एक दिन ज्यादा सही परंतु 1% कम नहीं सही। मान लो एक क्लास हम ज्यादा पढ़ लिए परंतु एक क्वेश्चन हम पेपर में नहीं सही कर पाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए इसको देखते रहिएगा। अच्छा, और सारे विषय अगर डिटेल में आपको पढ़ने हैं तो आपको AGTA का शताब्दी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको वहां पर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, सॉइल साइंस हो, प्लांट फिजियो हो, प्लांट पैथो हो, प्लांट या आपका आ जाता है प्लांट ब्रीडिंग हो, जेनेटिक्स हो, एंटोमोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, एग्रोनॉमी हो। ये सारे सब्जेक्ट अगर आपको ऐसे ही डीप विदाउट PPT और विद हैंड राइटिंग नोट्स अगर आपको पाना है तो आपको शताब्दी बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप जाएंगे YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं कि कैसे सर बैच ज्वाइन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि प्रसार शिक्षा में शिक्षण मुख्यतः होता है। प्रसार शिक्षा में, प्रसार शिक्षा में शिक्षण मुख्यतः होता है। शिक्षण मुख्यतः होता है। तो जो प्रसार शिक्षा होगा उसमें जो शिक्षण होगा वो कैसा होगा, तो ये अपने को ध्यान देना है। प्रसार शिक्षा में शिक्षण मुख्यतः कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या क्षैतिज होता है। कैसा होता है, क्षैतिज, जिसको अंग्रेजी में हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, अब कहीं भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रसार शिक्षा में शिक्षण कैसा होता है, तो हॉरिजॉन्टल होता है। कैसे हॉरिजॉन्टल होता है ये हमने आपको बता दिया था कि किसान से शोधकर्ता और शोधकर्ता से किसान के मध्य जो है एजुकेशन प्रवाहित होगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ही होगा, वर्टिकल नहीं होगा। वर्टिकल फॉर्मल एजुकेशन में होता है जो कि स्कूली शिक्षा में होता है। यहां तक की बात को हम लोगों ने पचा लिया कि अब हम बात कर लिए। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रसार कार्य, अगर हम कोई एक्सटेंशन का कोई वर्क करना चाहें किसी भी ग्रामीण जनता में या ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले वो किसान, उनके बीच अगर हम कोई प्रसार कार्य करने के लिए जाएं तो प्रसार अधिकारी का जो पहला दायित्व तो बनता है कि प्रसार कार्य कभी भी जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल, मतलब लोगों की आवश्यकता और रुचि। हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम प्रसार जब करें
तो लोगों का इंटरेस्ट पैदा करें, जिससे लोगों की आवश्यकता भी बने। ठीक है, तो ये पहला दायित्व होता है कि प्रसार तभी हम प्रसारित कर सकते हैं जब वहां के लोगों की जरूरतें होंगी और वो लोग इस चीज में इंटरेस्ट पैदा करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे, प्रसार कार्य का प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रसार कार्य का प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रसार कार्य का प्रारंभिक बिंदु होता है या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन वर्क। अगर हम बात करें तो प्रसार कार्य का जो प्रारंभिक बिंदु होगा वो क्या होगा, लोगों की आवश्यकता और रुचि। क्या होगा, लोगों की आवश्यकता और रुचि, लोगों की आवश्यकता और रुचि। रुचि यहां पर किसी भी महिला का नाम नहीं है, इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, मतलब नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल। ठीक है, इसको अगर अंग्रेजी में हम बात करेंगे तो नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल, अंग्रेजी भी लिखते चलेंगे साथ में, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों उनको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, साथ ही साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो प्रसार कार्य कभी भी हम कहीं भी जाएंगे, अगर हम स्टार्ट करेंगे एक्सटेंशन का वर्क, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या लोगों की आवश्यकता है कि नहीं है। अब मान लो हम बुंदेलखंड रीजन में जाएं और गन्ने की नई नई वैरायटियों के बारे में उनको बताएं, तो क्या बुंदेलखंडी गन्ने की वैरायटी के बारे में समझेंगे? नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर, मतलब जल की समस्या है उस रीजन में, वो क्यों गन्ने की खेती के बारे में सुनना चाहेंगे? तो लोगों की आवश्यकता ही नहीं है वहां पर, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। तो आपका जो एक्सटेंशन प्लानिंग होगा वहां पर फेल हो जाएगा। यही आप मेरठ मंडल की ओर जाएं और गन्ने के बारे में जानकारी दें, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर लोगों की नीड है उस चीज की कि नई नई वैरायटी हमारे पास आए। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान देना कि वहां लोगों की नीड और इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो ये पॉइंट आपका सबसे ज्यादा मेंशन करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय प्रसार पत्रिका, जो भारतीय प्रसार पत्रिका इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है, इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन, तो भारतीय प्रसार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि भारतीय प्रसार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है। भारतीय प्रसार पत्रिका का प्रकाशन, भारतीय प्रसार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? कहां से प्रकाशित होती है? जब कभी भी आए कि इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन भारतीय प्रसार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है, तो हमारे जहन में एक बात याद होनी चाहिए कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन वायसराय के शासनकाल में सन 1905 में बिहार में हुई थी, जो कि पूसा के नाम से जानी जाती थी। पूसा क्यों बोलते हैं? फिप्स नाम के साइंटिस्ट थे, यूएसए के रहने वाले थे, तो फिप्स से पी और यूएसए से यूएसए मिलाकर पूसा बना दिया गया, जो बाद में क्या हुआ, दिल्ली ट्रांसफर हो गई। तो एट प्रेजेंट जो आईआरआई है वो कहां है? नई दिल्ली में है। तो ध्यान देंगे कि भारतीय प्रसार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? तो आईएआरआई न्यू दिल्ली। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। इस बात को ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो पत्रिकाएं हैं जैसे मासिक है, त्रैमासिक हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस में करा दूंगा, क्योंकि वो जनरल एग्रीकल्चर में हैं। जो टीजीटी और पीजीटी में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि किसान भारती पत्रिका कहां से आती है, कृषक भारती कहां से आती है, खेती दुनिया कहां से आती है, फल फूल कहां से आती है, कुरुक्षेत्र कहां से आती है। ठीक है, ये जो पत्रिकाएं हैं ये मैं आपको प्रैक्टिस में करा दूंगा, सारी पत्रिकाएं एक साथ। ठीक है, जैसे ही एक्सटेंशन का क्लास समाप्त होगा मैं सारी पत्रिकाएं आपको एक ही दिन लिखवा दूंगा, आप याद कर लेना कि कौन सी पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें भी 3 पॉइंट हमने आपको बताया कि प्रसार शिक्षा में शिक्षण मुख्यतः कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, और प्रसार कार्य जब कभी हम आरंभ करेंगे तो हम पहले देखेंगे कि क्या लोगों की नीड है या नहीं है, तभी वो इंटरेस्ट लेंगे। और भारतीय
प्रसार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हो रही है, तो IARI न्यू दिल्ली से प्रकाशित हो रही है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये एक्सटेंशन आपको पूरा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। ये शताब्दी बैच के तहत चाहे इसको डेमो क्लास के रूप में आप देख सकते हो, या ये कह सकते हो कि वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी का आपके लिए एक तोहफा है। ये एक्सटेंशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरा, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बाकी ऐसे ही सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको शताब्दी बैच में एनरोल करना पड़ेगा। आप अपने अगर AGTA बनने का सपना देख रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ही आपको हर एक क्लास बिना PPT में पढ़ाई जाएगी, जो शुद्ध और सहज भाषा में आपके सामने आएगी। तो आगे हम बात करेंगे कि एक्सटेंशन से और क्या बिंदु पूछे जा सकते हैं। तो सबसे सीधे सीधे पॉइंट आते हैं, जैसे प्रसार के कितने सिद्धांत हैं, प्रसार के सिद्धांत। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रसार के कितने सिद्धांत हैं। हमने पढ़ाया है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन। तो प्रसार के कितने सिद्धांत होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। दूसरा, सीखने के सिद्धांत, लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो सीखने के सिद्धांत कितने होते हैं, ये भी 11 होते हैं। तो सीखने के सिद्धांत की जब कभी बात आएगी तो कितने आएंगे, 11 आएंगे। तो ये 11 वाले 2 पॉइंट्स हम लोगों ने मेंशन कर लिया कि प्रसार के सिद्धांत और सीखने के सिद्धांत ये कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब हम बात करेंगे कि परिवार की सबसे छोटी इकाई या समाज की सबसे छोटी इकाई। हमने आंसर ही बता दिया, समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई। ये कुछ पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, आप लोग लिखते रहना। समाज की सबसे छोटी इकाई। तो जब कभी भी समाज बनेगा वो कौन सी छोटी इकाई से मिलकर बना होगा, तो समाज सबसे पहले एक परिवार का सम्मिश्रण होता है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, परिवार। कई परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, सोशल या सोसाइटी का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, प्रसार के सिद्धांत की बात कर लिए। तो प्रसार के सिद्धांत कितने पढ़े, 11 सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े। कितने, 11 सिद्धांत पढ़े। और सीखने के कितने सिद्धांत पढ़े हम लोगों ने, 11 सीखने के सिद्धांत पढ़े। साथ ही साथ हमने देखा कि समाज की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इज ऑल्सो कॉल्ड फैमिली। तो अगर हम बात करें किसी सोसाइटी के सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो परिवार होती है। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं भारतीय प्रसार समिति की स्थापना। भारतीय प्रसार सोसाइटी की स्थापना, भारतीय प्रसार सोसाइटी की स्थापना कब हुई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय प्रसार सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे 22 जून 1964। कब हुई, 22 जून 1964। ठीक है। तो जब कभी बात आएगी कि इंडियन एक्सटेंशन सोसाइटी की स्थापना कब होती है, तो 22 जून 1964 को होती है भारतीय प्रसार सोसाइटी की स्थापना। अब हम देखते हैं कि प्रसार निदेशालय की स्थापना, प्रसार शिक्षा निदेशालय। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा निदेशालय या डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कब बना, ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब होती है या कब हुई। तो कभी भी जब बात आएगी कि प्रसार शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई, तो 1966। कब हुई, 1966 को प्रसार शिक्षा निदेशालय की
स्थापना होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे महत्वपूर्ण जो छूटे जा रहे थे एक्सटेंशन में, जो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इनसे बिल्कुल घबराएंगे नहीं, एक एक करके हम लोग सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर अपने चलते हैं स्कीम की तहत और प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रोग्राम के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। लिख लिया ना? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे योजनाओं पर। तो सबसे पहली बात आएगी, हमारी हेडिंग आएगी योजना एवं कार्यक्रम। योजना एवं कार्यक्रम, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम, स्कीम एंड प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ध्यान देना, यहां से कम 5 नंबर में 1 से 2 नंबर का मैटर आपको पेपर में मिलेगा। कितने नंबर का? 1 से 2 नंबर का मैटर मिलेगा। तो इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, ये ध्यान देना। अब यहां पर हम लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि भारत में प्रसार शिक्षा को फैलाने के लिए आज से नहीं बल्कि आजादी से पहले बहुत सारे प्रयास किए गए कि हम रूरल पीपल को कैसे टीच करें, कैसे उनको प्रशिक्षित करें ताकि वो अधिकतम उत्पादन कर सके। क्योंकि जब हम बात करें उत्पादन की, तो क्या आवश्यकता पड़ी कि हम उत्पादन ज्यादा करने की होड़ में आ गए। भाई हम लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में विश्वास रखते थे। प्राचीन भारत की अगर हम बात कर लें, पुराने समय में हम जीवन निर्वाह खेती करते थे, हमें कोई जरूरत नहीं थी ज्यादा प्रोडक्शन की। अब बात करते हम खेती ही नहीं करते थे, तब क्या करते थे? सबसे पहले मानव का विकास हुआ और उस समय मानव ऐसा था जो आग के विस्तार से भी अज्ञात था और ना ही उसके पास औजार थे, ना कुछ था, सिर्फ नग्न दशा में घूमने वाला मानव था। वो सबसे पहले क्या शुरू किया? पशुओं को पालना शुरू किया। जब पशुओं को पालना शुरू किया तो पशु क्यों पाले? क्योंकि उसका पूरा भोजन क्या था? जंगली जानवर थे। धीरे धीरे जंगली जानवर की जब संख्या कम होने लगी तो उनको अपने भोजन का संकट सताने लगा, तो वो धीरे धीरे पशु पालने लगे। जब वो पशु पालने लगे तो पशुओं को खाने के लिए चारे की व्यवस्था करनी होती, तो वो जंगली पौधों को उगाते थे। जंगली पौधों को उगाते उगाते हमारी कृषि का निर्माण हो गया और सबसे पहले 7500 BC में जौ और गेहूं की खेती प्रारंभ हुई, ऐसा माना जाता है। तो जब खेती जौ और गेहूं के बीज डाले गए, इसके लिए जमीन की खुदाई करनी पड़ी और इसी को हम बोलते हैं, यहीं से एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कि भूमि की खुदाई करनी पड़ी, वहीं से एग्रीकल्चर आता है। और आज हम बढ़ती जनसंख्या को भूखमरी से बचाने के लिए हम पर यूनिट मैक्सिमम प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। तो प्रति इकाई अधिकतम उत्पादन की होड़ में लगे हुए हैं, जिसके लिए हम उन्नतशील वैरायटी कार्यक्रम, अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चलाते हैं जिससे हमारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। तो ऐसे ही योजना और कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या है कि जो विलेज लेवल वर्कर होते हैं, VLW होते हैं, या VPL वाले, IRDP में मुख्यतः टारगेट किया गया BPL। तो जो BPL परिवार के नीचे वाले लोग या BPL परिवार से ऊपर वाले लोग, ऐसे कृषक जो खेती में किसी भी अच्छी टेक्नोलॉजी के ज्ञान से अभिज्ञ थे, जिनको कोई जानकारी नहीं थी, लैब टू लैंड प्रोग्राम, ट्राइसेम, IRDP, IADP, ICDP जैसे प्रोग्राम चलकर हम किसानों को प्रशिक्षित किए, ठीक है। और ड्वाक्रा के तहत हम महिलाओं को प्रशिक्षित किए, ठीक है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट के तहत हम लोग जो
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे उनको सुधारा, और डिजर्टिफिकेशन के तहत जो मरुस्थलीकरण क्षेत्र थे उनको सुधारा, ताकि हम कल्टीवेटेड लैंड का ज्यादा इजाफा कर सके, ताकि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके। ये कैसे संभव हुआ? ये सब स्कीम्स के द्वारा संभव हुआ कि कोई स्कीम किसानों को लाभ दे रही हैं आर्थिक रूप से कि आप करो, इसके लिए हम पैसा देंगे। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 5 अक्टूबर को नई किस्त आने वाली है। अब आप कहोगे सर तो हमें एक न्यूज भी बता दिए, 5 अक्टूबर को अगली किस्त आने वाली, आज 3 अक्टूबर है, यानी कि परसों किसानों के खातों में 2000 रुपए आ जाएंगे। तो ये जो 2000 रुपए का सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि आप अपनी खेती में कुछ ना कुछ इनपुट्स खरीद सको, ठीक है। रायतु बंधु योजना, रायतु बंधु योजना को ही मोदी जी ने कॉपी किया और पूरे सेंट्रल में इसको उतार दिया। रायतु बंधु योजना साउथ में चलने वाली योजना थी जो किसानों को सहायता प्रदान करती थी, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में रायतु बंधु योजना, उसी को कॉपी किया, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का नाम दे दिया। ऐसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हम जब फसलें बोते हैं तो उसका प्रीमियम इंश्योर्ड कराते हैं, हमारी फसल जब प्राकृतिक आपदा से नष्ट होती है तो अगले 15 दिन के अंदर हमें मुआवजा मिल जाता है। मिल जाता कि नहीं मिल जाता? ठीक है। तो ऐसे ही किसान हमें सब्सिडी दे रही है या फिर हमें डायरेक्ट डीबीटी कर रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है हमारे अकाउंट में पैसा। इससे क्या होता है, हम कृषि में नई नई तकनीकियों को देख पा रहे हैं। तो जब योजना और कार्यक्रम को हम पढ़ेंगे तो एक हेडिंग हम डालेंगे आजादी से पूर्व। क्या बात आएगी? आजादी से पूर्व। अब आजादी से पूर्व की जब हम बात करते हैं तो आजादी से पूर्व अगर हम बात करें तो आजादी से पूर्व मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी स्कीम्स चली उनके बारे में हम लोग यहां चर्चा करेंगे। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और आजाद हुआ तो हम 2 अलग अलग देश बनकर सामने आए, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। ये देश 15 अगस्त को ही क्यों आजाद किया गया उसके पीछे की अपनी अलग मिस्ट्री है। आप हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़ोगे तो शायद जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो शायद 15 अगस्त की डेट को ही जीता था, तो इसी वजह से उन लोगों ने डेट को 15 अगस्त विक्ट्री डेट के रूप में, अपनी विक्ट्री डेट के रूप में, क्योंकि हमारे ऊपर औपनिवेश कौन कर रहा था? हम तो उपनिवेश थे। उपनिवेश कौन कर रहा था? ब्रिटेन था। हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे उस समय। आज हम स्वतंत्र हैं। तो आजादी से पूर्व चलने वाली स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 स्कीम हमारे पास आएगी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना। क्या आएगी? ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना। ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना, इसको अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन, रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन स्कीम। तो अंग्रेजी वाले जो बच्चे हैं वो घबराएं नहीं, बिल्कुल बाइलिंगुअल कहने का मतलब है जो वादा है आपसे वो होगा। ये नहीं कि आपको हिंदी मीडियम बोलकर आपको अंग्रेजी पूरा पढ़ा दें, आपको समझ में नहीं आए। क्योंकि ध्यान देना, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, हमारे अंदर कितना डीप नॉलेज है ये मैटर करता है। तो आप जितना ज्यादा कंटेंट अपने दिमाग में भरोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना की बात करेंगे। रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कहने का मतलब है जो ग्रामीण अंचल थे उनको पुनः निर्माण करना, मतलब अच्छे ज्ञान के साथ ग्रामीण बस्ती में एक नई अलग ज्योति जलाना। ये काम सबसे पहले किया था डेनियल हैमिल्टन ने। किसने किया था? डेनियल हैमिल्टन ने। डेनियल हैमिल्टन, मिल्टन का वो आता है ना थर्मस, तो डेनियल हैमिल्टन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और कब की थी? 1903 में। कब की थी? 1903 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एक बात और बता दें आपको कि ये जो स्कीम्स पढ़ोगे तो अलग अलग बुक में इनके सन कुछ अलग अलग मिलते हैं, तो इसलिए सारी स्कीम्स के सन आपको नहीं याद करने हैं। मैं जिन जिन का इम्पोर्टेंट बताता जाऊं आप उनको नोट कर लेना। और ये ध्यान रखना कि जो सर ने बताया था एक बार नहीं, उसको बार बार रिवाइज कर लेना ताकि पेपर में आए तब कोई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्योंकि कम पढ़ो बशर्ते अच्छा पढ़ो, क्योंकि गलत करके आओगे तो समझ लो तुम्हारे पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं। अगर भूलना था तो पढ़े ही क्यों,
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा स्कीम है हमारा कि सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन, ठीक है, क्या है? सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। एक आता है कोऑपरेटिव मूवमेंट एक्ट, सहकारिता आंदोलन अधिनियम, तो वो अलग चीज है, वो 1912 में होता है। ये है कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट। अभी पीसीएस में आया था परंतु गलत उन्होंने आंसर चेक किया था उसका, 1904 ही चेक कर दिया था, जबकि कोऑपरेटिव मूवमेंट एक्ट पूछा था उसमें, ठीक है। तो सहकारिता आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया? एफ निकोलसन ने इसको शुरू किया। किसने? एफ निकोलसन। एफ निकोलसन ने इसको 1904 में शुरू किया। कब शुरू किया? 1904 में इसकी शुरुआत की। तो हमने दो स्कीम्स अभी आपको बताई आजादी से पूर्व वाली, ये दोनों लिख लीजिएगा फटाफट से, और एक एक करके हम सारी स्कीम्स पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ छोड़ के चले जाएंगे, और ये अच्छा नहीं है कि हम कुछ छोड़ के चले जाएं, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। अब आप कहते हो कि साथ साथ में जब पढ़ोगे तभी आप अनुसरण कर पाओगे, जब तक आप हमारा अनुसरण नहीं करोगे तब तक आपके लिए हमेशा बोझ ही बोझ बना रहेगा। तो जैसे जितनी सहज भाषा में आपको अभी याद आ रहा, आप उसका रिवीजन कर लोगे। जैसे आपकी क्लास जैसे ही समाप्त होगी मैं आपको हैंड रिटन पीडीएफ दे देता हूं। जो बच्चे पेड कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं उन बच्चों को क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ मिलता है, तो वो बच्चे पीडीएफ से अपना दोहरान कर लें तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम की तो बात छोड़ो, कभी नहीं भूलोगे। दो स्कीम्स हमने पढ़ ली, अब तीसरी स्कीम्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और तीसरी स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे श्री निकेतन। क्या पढ़ेंगे? श्री निकेतन। श्री निकेतन एक जगह है, ठीक है, श्री निकेतन योजना। और उस श्री निकेतन की स्थापना, उस जगह में श्री निकेतन जो है, श्री निकेतन आश्रम की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे भारतीय जिन्हें सबसे पहला नोबेल मिला 1913 में, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में श्री निकेतन को स्थापित किया। वो श्री निकेतन को 2023 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया, और वो भारत का 41वां यूनेस्को हेरिटेज साइट का स्थान बना, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे, भारत का 41वां वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज की सूची में शामिल होने वाला स्थान श्री निकेतन, जिसकी स्थापना वेस्ट बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में की थी। परंतु यहाँ पर श्री निकेतन योजना है, इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। आपको याद होगा जनगण मन इन्होंने ही लिखा था। किस में लिखा था? आनंद मठ में लिखा था, ठीक है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये स्कीम चलाई। अब इस स्कीम के बारे में कुछ चीजें आती हैं, जैसे शुरुआत। इस स्कीम की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत होती है 1908 में। कब होती है? 1908 में होती है। परंतु प्रभावशाली या प्रभावी कब होती है? तो प्रभावी की बात करते हैं तो ये प्रभावी होती है 1921 में। कब? 1921 में। तो ध्यान देना, दोनों में से एक आपको सन मिलेगा पेपर में, चाहे 1908 मिले या 1921 मिले, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर पूछे कि कब शुरुआत हुई तो 1908 में, और कब प्रभावी हुई तो आप क्या लिखोगे? 1921 में प्रभावी हुई। इस बात को आप बिल्कुल नोट करके रख लेना कि ये प्रभावी कब हुई? 1921 में हुई। और बनी कब थी? 1908 में बनी थी। किसके प्रयासों से ये स्कीम चलाई गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से ये स्कीम चलाई गई थी। अगला हम लिखते हैं गुड़गांव प्रोजेक्ट।
क्या लिखते हैं? गुड़गांव प्रोजेक्ट। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो गुड़गांव प्रोजेक्ट चलाया एफएल ब्रायनी ने। किसने चलाया? एफएल ब्रायनी ने। एफएल ब्रायनी ने। कब चला गुड़गांव प्रोजेक्ट? तो 1920 में चला। कब चला? 1920 में चला। अब ये गुड़गांव के बारे में थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में आज से 40 से 45 साल पहले ये हरियाणा राज्य के भूभाग में गुरुग्राम नाम का एक गांव था। क्या था? गुरुग्राम नाम का एक गांव था। आज ये एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है और इंडिया का सबसे अच्छा अगर माना जाने वाला शहर के रूप में उभर के आया है। यहाँ पर महंगे महंगे ब्रांडेड शोरूम हैं और बहुत हाईटेक सिटी आज उभर के निकल कर आया है गुड़गांव। इसने परिवर्तन किया अपने 40 से 45 साल में। तो बात हम बता रहे हैं यहाँ पर कि वो अतीत में क्या था, भूतकाल में क्या था, वर्तमान में क्या है, ये परिवर्तन बताता है। और एक स्थान है हमारे यूपी में, यूपी 74, जहां FFDC है, फ्रेगरेंस एंड जो आपका परफ्यूम डेवलपमेंट सेंटर है, कन्नौज, यूपी 74। कन्नौज कभी जो बात करते हैं कन्नौज की, जहां पर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, 200 वर्षों का संघर्ष हुआ, वो इतिहास की माने जाने वाली थानेश्वर की राजधानी के रूप में आप पढ़ते हो इतिहास में, वो उस समय पूरे भारत में प्रचलित था कन्नौज। और समय ने ऐसे परिवर्तन उसको करने से रोका कि आज कन्नौज को लोग मात्र यूपी का एक जिला के रूप में जानते हैं। उतना ज्यादा कन्नौज हाईलाइट नहीं है। समय है, कन्नौज अपने आप को उतना ज्यादा बदल नहीं पाया और गुरुग्राम गांव अपने आप को बदलकर गुड़गांव में बदल दिया और आज ये हालत है उसकी। और कन्नौज का क्या हुआ? एक भारत, उस समय पूरा भारत जानता था कन्नौज को। आज क्या पूरा भारत कन्नौज को जानता है? नहीं जानता होगा। ठीक है, तो ये समय का होता है। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट की हमने बात की, एफएल ब्रायनी साहब ने 1920 में चलाया। उसके बाद पांचवा हम बात करते हैं सेवाग्राम। क्या बात करते हैं? सेवाग्राम। कल ही उस महान विभूति का जन्म था। सेवाग्राम कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो सेवाग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में होता है और वो लंदन से वकालत की पढ़ाई कर अफ्रीका जाते हैं, अफ्रीका से पुनः भारत आते हैं और भारत में पहला बिहार के पश्चिमी चंपारण, जिसको बेतिया भी बोलते हैं, पश्चिमी चंपारण, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी स्थित है और यूपी से सटा हुआ जिला है, वहां चंपारण आंदोलन किया था। रामचंद्र शुक्ल के कहने पर वहां के जो तिनकठिया पद्धति चलती थी, ठीक है, कि तीन कठिया जमीन में, 3 कट्ठे जमीन में आपको नील उगानी ही उगानी है, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया था। वो चंपारण आंदोलन था और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो सेवाग्राम कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा होती है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा होती है। महात्मा गांधी से जुड़े हुए प्रश्न जरूर पेपर में आते हैं, ध्यान देना। तो महात्मा गांधी जी ने इसका शुभारंभ कब किया था? 1927 में। कहां से किया था? वर्धा, महाराष्ट्र से। ये ध्यान देना, इसकी शुरुआत, सेवाग्राम की शुरुआत वर्धा, महाराष्ट्र से शुरुआत की थी। इसको भी ध्यान देना थोड़ा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये सेवाग्राम कहां से शुरुआत की थी, तो वर्धा, महाराष्ट्र से। ठीक है, अब उसके बाद 6 नंबर का कार्यक्रम हम लोग देखेंगे। तो अगला जो कार्यक्रम है मार्थेंडम प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है? मार्थेंडम प्रोजेक्ट। अब हम धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि सन वाला एरिया है और सन और किसने चलाया। तो अगला जो कार्यक्रम है वो है मार्थेंडम कार्यक्रम। क्या है? मार्थेंडम प्रोजेक्ट। तो मार्थेंडम जो प्रोजेक्ट है ये कहां चला था? ये भारत के केरल में चला था। कहां चला था? केरल में चला था। और वर्तमान नाम इसका क्या है? वर्तमान नाम, केरल का नाम बदल गया है
ये आपको पता है। तो वर्तमान नाम केरल का क्या है? केरलम है। क्या है? केरलम है। तो वर्तमान नाम अगर हम बात करेंगे केरल का तो केरलम है। ठीक है, वर्तमान नाम केरलम। और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम। और यहाँ का एक त्योहार है ओणम, तो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, फसल कटाई के बाद होता है। तो मारथेंडम प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो किसने की? स्पेंसर हैच ने की। किसने? स्पेंसर हैच ने की। तो कभी आए कि मारथेंडम प्रोजेक्ट की शुरुआत स्पेंसर हैच ने कब की थी? 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में की थी। आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से, ताकि आगे हम आपको पढ़ा सके कार्यक्रम। इसको फटाफट से नोट करिएगा। ये आजादी से पूर्व के कार्यक्रम हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कार्यक्रम आपका गुड़गांव प्रोजेक्ट और मारथेंडम कार्यक्रम और आपका सहकारिता आंदोलन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रोग्राम है। आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, ताकि हम आगे बढ़ सके। नोट करते रहिएगा, और जहां आपको लगे कि हाँ हमें कुछ अच्छा पढ़ना है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कर दीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा से एक बार समझा दीजिए। हाँ, मैं बार बार आपको समझाऊंगा जब तक आप समझ नहीं जाओगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? कोर्स पूरा कराना नहीं है। बिल्कुल कदापि ऐसा हम उद्देश्य लेकर घर से नहीं चलते हैं। हमारा बस ये मेन फोकस रहता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, कई बच्चे कई स्तर के होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी एज लास्ट स्टेज पे चल रही है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बेचारे बहुत ज्यादा निर्धन फैमिली से संबंधित होते हैं, जिनके ऊपर उनके घर का सारा कार्यभार अटका हुआ है। कुछ ऐसे बच्चे जिनका ब्याह शादी रुका हुआ है, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी ब्याह नहीं होगा क्योंकि उनके पास जमीन भी नहीं है, और कोई ऐसा आगत नहीं है जिससे वो आने वाले समय में कुछ अच्छा करके खा लें। मतलब उनके खोपड़ी पे बेरोजगारी का साया मंडरा रहा है। तो ऐसे घरों के जो बच्चे हैं उनका बेनिफिट हो सके, क्योंकि हम लोग अगर हम आपको कोर्स पूरा कराने के चक्कर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें मिस कर जाएंगे। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर कोर्स जल्दी पूरा करा दीजिए। तो मैं यही बात बोलता हूं कि भाई तुमने एडमिशन लिया है तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हो, परंतु आप हमारी रफ्तार को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मुझे पता है हर लेवल का बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा भी बच्चा जुड़ा है जिसने कभी प्रसार शिक्षा पढ़ाई नहीं, या कहीं पढ़ा तो उसको समझ में आया नहीं। इसमें गलती किसकी है? बच्चों की नहीं है। बच्चे तो भोले भाले होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना कि हाँ, अगर कोई बच्चा नौकरी की आस लेकर आपसे जुड़ा हुआ है तो आप अगर उसके साथ अच्छा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो मर जाएंगी, दबी की दबी रह जाएंगी। तो आप भी अगर उत्तर प्रदेश में एक सरकारी नौकरी लगना चाहते हो तो बिल्कुल जोरदार आपकी मेहनत चाहिए, क्योंकि 38,000 प्लस फॉर्म पड़ा हुआ है। वैकेंसी है 34,000 निकल गया, 3446 वैकेंसी हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। कितनी स्कीम्स हम लोगों ने इधर पढ़ लिया? कितने नंबर तक? 6 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं 7 नंबर की स्कीम पर। तो 7 नंबर की बात करते हैं ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है वो कब चला? ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम है ये ब्रिटिश भारत का ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाया गया। ठीक है, ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है, ब्रिटिश भारत, क्योंकि उस समय हम लोग ब्रिटिश भारत में ही थे। तो ब्रिटिश भारत का कौन सा विभाग है? ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। उसके द्वारा ये स्कीम चलाई गई। और कब चलाई गई? 1935। यही 1935 में भारत शासन अधिनियम भी आता है। ठीक है, क्या आता है? भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत बहुत सारे उसके प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में उतारे गए, और उसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया। तो हमने 7 स्कीम देख ली। 8वीं स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होने वाला है? और अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि अभी बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया
किसमें? बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम, अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम या उपजाऊ अभियान, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, इसकी अंग्रेजी भी लिख लेना क्योंकि कभी कभी ये अंग्रेजी में भी लिख के दे देता है। ग्रो मोर फूड कंपेनियन, ग्रो मोर फूड कंपेन, ठीक है। तो ग्रो मोर फूड कंपेन, अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम, ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया है बीपीएससी 2024 में। ठीक है, ध्यान देना। ग्रो मोर फूड कंपेनियन, इसकी शुरुआत कब होती है? तो ये इस स्कीम की जो शुरुआत होती है वो होती है 1942 में। यही उसने पूछा था कि शुरुआत कब होती है? 1942 में। फिर उसके बाद ये पुनः शुरुआत होती है, इसकी पुनः प्रारंभ किया गया क्योंकि 1942 में इसकी शुरुआत होती है। फिर देश आजादी होने के ऐसा फेज आ गया कि वो कुछ समय के लिए ये चीजें बंद कर दी गई, पुनः इसकी शुरुआत होती है, पुनः प्रारंभ होता है 1947 में। पुनः प्रारंभ होता है 1947 में। तो ये भी पूछा जाता है कि पुनः प्रारंभ कब होता है? तो 1947 में। शुरुआत कब होती है? तो 1942 में। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा ध्यान देना कि कैसा तरीका है कि शुरुआत पूछे तो 42, पुनः प्रारंभ पूछे तो 1947। ये तो थी हमारी आजादी से पूर्व की योजनाएं या स्कीम। अब हम बात करेंगे आजादी के बाद, आजादी के पश्चात। आजादी के पश्चात, ठीक है। तो आजादी के पश्चात की जब हम बात करेंगे तो कुछ ऐसी स्कीम्स आएंगी जो कहीं ना कहीं आजादी के बाद हम लोग उनको पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसी आ जाती हैं जैसे फिरका डेवलपमेंट आ जाता है, तो वो आजादी के पूर्व ही आ जाता है। 46-47 में शुरू होता है, 47 कुछ लोग मानते हैं। तो फिरका डेवलपमेंट भी हम आजादी के पूर्व लिख सकते हैं। यहां पर फिरका डेवलपमेंट आप लिख सकते हो, फिरका डेवलपमेंट 9 नंबर लिख सकते हो, फिरका डेवलपमेंट। फिरका डेवलपमेंट ये किसके द्वारा चलाया गया? मद्रास सरकार के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? मद्रास सरकार, मद्रास सरकार के द्वारा चलाया गया। और कब चलाया गया? 1946-47 में। फिरका डेवलपमेंट जो कार्यक्रम है, फिरका विकास कार्यक्रम, ये मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा 1946 से 47 के बीच चलाया गया। ठीक है, ये तो है आजादी के पूर्व के कार्यक्रम। अब आजादी के पश्चात के कार्यक्रम पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। और फिर हम लोग पढ़ते हैं आजादी के पश्चात कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आजादी के पश्चात कार्यक्रम पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आजादी के पश्चात कौन कौन से कार्यक्रम हम लोग पढ़ते हैं। आजादी के पश्चात, तो आजादी के पश्चात की जब कभी भी बात आएगी तो यहां पर कुछ स्कीम्स पर चर्चा अपने करने हैं। और ये ध्यान रखना कि यहाँ से जो स्कीम्स पढ़ेंगे वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो आज़ादी के पश्चात जब हम स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे तो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने कितने स्कीम्स पढ़ ली थे? 9 स्कीम्स पढ़ ली थी।
अब हमें 10वीं स्कीम्स पढ़नी है, तो जरा ध्यान देंगे कि 10वीं स्कीम्स क्या है। तो 10वीं स्कीम्स के बारे में जब कभी हम पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, नीलोखेरी परियोजना। कौन सी स्कीम है, नीलोखेरी परियोजना। अब नीलोखेरी परियोजना को ही मजदूर मंजिल स्कीम कहते हैं, मजदूर मंजिल स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मजदूर मंजिल स्कीम बोलते हैं। ये नीलोखेरी परियोजना जो है कहां से शुरुआत होती है, हरियाणा से शुरुआत होती है। कहां से, हरियाणा से। हरियाणा से शुरू होती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि नीलोखेरी कहां से शुरू होती है, तो हरियाणा से शुरू होती है। ठीक है, अब ये नीलोखेरी किसने चलाया, तो एस के डे ने, एस के डे जो हैं उन्होंने चलाया। कब चलाया, 1947। कब चलाया, 1947 में एस के डे ने इस स्कीम को चलाया। किस स्कीम को, नीलोखेरी परियोजना। उसके बाद भारतीय ग्रामीण सेवाएं, इंडियन विलेज सर्विसेज। तो इंडियन विलेज सर्विसेज या भारतीय ग्रामीण सेवाएं कब शुरू हुई, तो जरा देखते हैं। भारतीय ग्रामीण सेवाएं, भारतीय ग्रामीण सेवाएं, इंडियन विलेज सर्विसेज, इंडियन विलेज सर्विसेज, ये किसने शुरू किया, WH विसर ने। किसने, WH विसर। कब ये शुरू हुई स्कीम, विसन लिख गया, विसर होगा। WH विसर ने 1948 में इस स्कीम की शुरुआत की। कब की, 1948 में इस स्कीम की शुरुआत की। किसने, WH विसर ने। अब 12 नंबर की स्कीम्स पर जब हम चर्चा करते हैं तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो अल्बर्ट मेयर। किसने की थी, अल्बर्ट मेयर। कहां और कब की थी, तो 1948 में की थी। कब की थी, 1948 में की थी। और ये कहां से शुरुआत हुई थी इटावा पायलट प्रोजेक्ट की, तो महेवा गांव इटावा। कहां, महेवा गांव इटावा। महेवा गांव इटावा से शुरुआत किया था अल्बर्ट मेयर साहब ने। और ये 1948 में बन के स्कीम तैयार हुई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीलोखेरी स्कीम इंपॉर्टेंट है। दो स्कीम इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर पेपर में आती हैं और आने वाले समय में हो सकता है आपके पेपर में भी छप जाएं। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से याद कर लो, अपने जहन में उतार लीजिए। इसको बिल्कुल भूलना नहीं है पेपर तक, ये ध्यान रखना। पेपर के बाद चाहे भूल जाना, परंतु पेपर तक तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। आजादी के पश्चात की योजनाएं हम 3 पढ़ चुके हैं। चलिए आगे की ओर हम चर्चा करेंगे। 12 नंबर की स्कीम तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अब 13 नंबर की स्कीम तक पहुंचते हैं। और 13 नंबर की स्कीम को हम टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जैसे भूदान आंदोलन,
क्या बात करते हैं? भूदान आंदोलन, ठीक है, या सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना। उसके बाद 14 नंबर पर भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन। और 15 नंबर पर ग्रामीण आंदोलन या ग्राम आंदोलन। ग्राम आंदोलन। ये तीनों आंदोलन या तीनों योजनाएं किसने चलाई? तो आचार्य विनोबा भावे। किसने चलाई? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। ये तीनों स्कीम आचार्य विनोबा भावे जी ने चलाई। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई ना कोई एक स्कीम आ ही जाती है, तो तीनों एक साथ हम लोग लिखे हैं और तीनों को याद करते रहेंगे। आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। जो सर्वोदय योजना है ये 1950 में चलाई। कब चलाई? 1950 में चलाई। और भूदान आंदोलन को 1951 में इन्होंने शुरुआत किया। कब किया? 1951 में शुरुआत किया। और ग्राम दान आंदोलन इन्होंने 1952 में किया। और यूपी का एक गांव था इन्होंने उसको सबसे पहले दान के रूप में, ग्राम दान आंदोलन था, ये ग्राम आंदोलन लिख दिया, ग्राम दान आंदोलन। ठीक है, पूरा नाम लिख लेना, ग्राम दान आंदोलन इस आंदोलन का नाम था। तीनों आंदोलन हमारे आचार्य विनोबा भावे जी ने चलाया। ठीक है, अब ये हम लोगों ने 12 स्कीम्स पढ़ ली आजादी के बाद की। उसके बाद नेक्स्ट है 15 पढ़ ली। अब 16 नंबर की स्कीम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और क्या देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगली जो स्कीम है हमारी उसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीडीपी से बहुत बार क्वेश्चन आता है। सीडीपी जिसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? सीडीपी बोलते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत अगर हम बात करें तो किसने की? तो भारत सरकार ने की। किसने की? भारत सरकार। तो अगर पूछा जाए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट किसके द्वारा चलती है तो भारत सरकार के द्वारा चलती है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। चली कब? तो 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952 को इस योजना की शुरुआत होती है और इसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट या सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो भारत सरकार के द्वारा स्कीम चलाई गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की जो 17 नंबर पे आती है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। क्या देखेंगे हम इसको अंग्रेजी में? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ये जो स्कीम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इसको भी भारत सरकार चलाती है। क्या चलाती है? भारत सरकार चलाती है। तो ये भी हम क्या लिखेंगे? भारत सरकार। भारत सरकार। और ये कब चली? ये भी 2 अक्टूबर को चली और 2 अक्टूबर 1953 को चली, मतलब 1 साल ज्यादा। तो 2 अक्टूबर 1953 को ये स्कीम चलती है।
ठीक है। और ये 2 अक्टूबर 1952 को चलती है कौन सी, सीडीपी। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। यहां से जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, फटाफट से आपका सही होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा तक हम लोग पहुंच चुके हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तक पहुंच चुके हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। हाँ, कल की जो क्लास होगी पार्ट 10 में, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्राइसेम पढ़ेंगे, ड्वाक्रा पढ़ेंगे, डीपीपी पढ़ेंगे, लैब टू लैंड पढ़ेंगे, ठीक है, आईआरडीपी पढ़ेंगे, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पढ़ेंगे, एनएटीपी, एनएआईपी, ये सब सारी स्कीम्स कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और परसों से और आगे 2 दिन तक, कहने का मतलब आगे के 4 जो लेक्चर होंगे 10, और आगे के 3 लेक्चर जो होंगे, वो 2 लेक्चर जो बचेंगे कल के बाद, वो करंट अफेयर्स की जो योजनाएं हैं जो वर्तमान में भारत सरकार चला रही है या 2015 से शुरुआत हुई है जिन योजनाओं की, उन योजनाओं पर हम लोग प्रकाश करेंगे। क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि करंट एग्रीकल्चर की स्कीम से एक प्रश्न आएगा, तो उनको बिठा के रखेंगे अपने दिमाग में। एक आपका यहां से मिल जाएगा जो पुरानी स्कीम्स हैं, एक करंट की स्कीम से मिलेगा, तो उनको भी तोड़ डालेंगे। इसको तो हम लोग तोड़ ही रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये किस नंबर तक की हम लोग बात कर लिए, 17 नंबर तक की बात कर लिए। आगे हम लोग बात करेंगे 16 नंबर की स्कीम पर, 18 नंबर की स्कीम पर, और 18 नंबर की स्कीम आएगी खरीफ और रबी कार्यक्रम, ठीक है, खरीफ और रबी कार्यक्रम। या खरीफ और रबी आंदोलन। तो खरीफ और रबी आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो कब मानी जाती है, 1956 को मानी जाती है। कब, 1956 में। उसके बाद एक आता है परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग स्कीम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन प्रोग्राम या कार्यक्रम। तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, ठीक है, जैसे एक मैं शॉर्ट वीडियो देख रहा था एक दिन, तो उसमें एक यूपी के बांदा जिले का वो बंदा है, शॉर्ट वीडियो बनाता है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, जीतू खरे नाम का व्यक्ति है। तो उसने एक शॉर्ट वीडियो में बोला, एक आया बंदा, बोला कि आपके कितने बच्चे हैं, राशन कार्ड के लिए आया, तो बोला 40। तो क्या परिवार नियोजन वाले नहीं आते थे? बोला कि परिवार नियोजन वाले आते थे, वो सोचते थे कि स्कूल चल रहा है, वो वापस चले जाते थे। मतलब 40 बच्चे देखकर उनको लगता था कि कोई विद्यालय चल रहा है, जबकि उसका क्या था, घर। हालांकि रियल में ये बात नहीं है, ये बस लोगों को हंसाने की बातें हैं, ठीक है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई कब हुई, 1958 में। कब हुई, 1958। बात को ध्यान रखेंगे, 1958 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद एक एग्रीकल्चर में बड़ा बदलाव आया, और वो बड़ा बदलाव कैसे आया, आईएडीपी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आईएडीपी मतलब गहन कृषि कार्यक्रम, गहन या सघन, गहन या सघन कृषि कार्यक्रम, कृषि विकास कार्यक्रम, गहन या सघन कृषि विकास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आया तो वहां पर एक अलग सा परिवर्तन दिखा कि ये जो गहन कृषि कार्यक्रम है, आईएडीपी जिसको बोलते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं आईएडीपी को, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है वो कब चला, तो ये जो प्रोग्राम है 1960-61 में चला। कब चला, 1960-61 में चला। और ये किसके द्वारा चलाया गया,
ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। और इस कार्यक्रम को चलाने का मेन उद्देश्य था कि हम 1960-61 तक देश आजाद हमारा हो चुका था और जनसंख्या अपना एक अलग रफ्तार पकड़ चुकी थी। सबसे ज्यादा जनसंख्या कब बढ़ी है? तो 1965 से 70 के बीच। आप जाइएगा अपने परिवार में देखिएगा, उस टाइम पीरियड में जो परिवार था हमारा, 7 लोगों से कम किसी का परिवार नहीं हुआ करता था। आप अपने घरों में देख लीजिएगा, ठीक है। आज 2001 के बाद हम दो हमारा एक, कहने का मतलब 1 चाइल्ड पॉलिसी में लोग विश्वास करते हैं। 2001 के बाद एक बच्चा ज्यादातर देखने को मिलता है। और 1965 से 70 का अगर टाइम देखोगे तो सबके घर 6, 7, 8 बच्चे हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सघन कृषि विकास कार्यक्रम क्यों चलाया गया? बढ़ती जनसंख्या। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास कितना खाद्यान्न था? 50.1 या 50.85 मिलियन टन था हमारे पास। आज हम 234 अकेले 234 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है गहन या सघन कृषि कार्यक्रम बढ़ती जनसंख्या को देखकर चलाया गया कि हम कैसे सघन खेती करके उत्पादन बढ़ाया जाए। तो इस कार्यक्रम का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि 30% अधिक उत्पादन हुआ, 30% अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त हुआ। कितना? 30% अधिक कृषि उत्पादन की प्राप्ति हमें हुई इस कार्यक्रम के शुरुआत होने से। तो आज की क्लास का ये अपना अंतिम बिंदु था और इस स्कीम के साथ ही हम आज की क्लास का समापन करते हैं। कल अपने पार्ट 10 में हम आगे की स्कीम्स को और आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे से हम इसके पार्ट 3 और बचे हुए हैं इसको समाप्त करके प्लांट पैथो पर आएंगे। जो बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में प्लांट पैथोलॉजी देखी नहीं और इंग्लिश में मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा प्लांट पैथो का अलग ही किस्सा है, क्योंकि उसमें हर कॉन्सेप्ट समझने वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों को समझना होता है उसमें। तो बिल्कुल हम आएंगे नए जोश और होश के साथ प्लांट पैथोलॉजी में। सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कागजी किताबों में। तो आप भी सब्र करिए और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल फिर। एक बार इस वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी पर अपना प्यार बरसाएं, क्लास को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लास को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चा हमारे साथ जुड़ सके और एजीटीए की तैयारी और धुआंधार अंदाज में कर सके। धन्यवाद।